सना का एक दोस्त भी गायब हो गया यामिनी। हो सकता है इन दोनों की गायब होने की वजह एक ही हो। हर्ष, ये तो वही लड़का है जो सना के साथ था। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि तू रात तक नहीं रुक सकता था? मैं जानता हूँ सुनील, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। ये घबराए हुए लग रहा है, कुछ हो तो नहीं गया? कल रात को सना को राहुल दिखा अपने घर, पर जब वो वहां पर गई तो गाउन था फर्श पे खून पड़ा था। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सुनील, इसलिए कल रात को मेरे घर उसे अपने घर में रहने से डर लग रहा था। इसीलिए सना के घर पे ताला लगा हुआ था। ये सना का भी ना दिमाग खराब हो गया। वो है कहाँ पर अभी? वो नहीं है सुनील। नहीं है मतलब? सना गायब हो गई। गायब हो गई है? गायब हो गई मतलब? देख, तू साफ साफ बता, हुआ क्या? कल रात मेरे घर एक बस आई थी, सना को लेकर। सना को लेकर गायब हो गई। बस? ये लोग किस बस के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें खजान मिल गया था? शायद उस ट्रेन की तरह ये बस भी एक आत्मा हो सकती है। और फिर तेरे घर पे एक अजीब बस आके उसको लेकर गायब हो गई। ये क्या तो तू आ गया या तो सना आ गया। मैं जा रहा हूँ। सुनील, सुनील रुक जा। सुनील, चलो। ठंडी हवा। अच्छा गिफ्ट दिया हमारे सीईओ प्रमोद साहब ने। नहीं, वैसे भी हमें इस घर में एसी की सख्त जरूरत थी। अच्छा घनश्याम जी, मतलब आपको इस घर में मेरी जरूरत नहीं है? अरे मैडम, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं दूसरी शादी करता? अच्छा अच्छा, चलो बहुत रात हो चुकी, अभी हमें सोना चाहिए। चलो सो जाओ।
सर, आवाज तो ऐसी आ रही थी जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। फिर अचानक से उनके फ्लोर पे गिरने की आवाज आई और शांत हो जाओ। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद। हाँ सर, दरवाजा तो आपके आने के बाद खुला। समझ में नहीं आ रहा है, खिड़की पर ग्रिल है, दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर कोई था नहीं। ऊपर से ये फ्लैट 13 फ्लोर पे है सर, तो इसलिए बाहर से चढ़ के अंदर आना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर चंद्र जी को किसी ने मारा भी होता तो कोई न कोई निशान तो होते यहाँ पर। अगर गला घोट के मारा होता तो गले पर उंगलियों के निशान, किसी हथियार से मारा होता तो हथियार के निशान होते, घाव के निशान होते, खून के धब्बे होते, मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, सब कुछ साफ। ये कैसे हो सकता है? सर, हाँ? शायद इन्हें किसी दवा का रिएक्शन हुआ। पूछो। आपके पापा को कोई तकलीफ थी? वो किसी चीज की दवा लेते थे? हाँ, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई लेते थे। यहाँ कुछ लगा हुआ है पाउडर जैसा। इन्होंने सोने से पहले कुछ और खाया? जी नहीं, रात को खाना खाया था हम दोनों ने, बस। ये पाउडर जैसी चीज है क्या, ये अभी पता लगाते हैं। ओह माय गॉड, राइसिन। राइसिन? हाँ, राइसिन बहुत ही खतरनाक जहर है। जरा सा छुआ और आदमी गया काम से। इसका एक्शन टाइम? दया बस चाय की चुस्की जितना, कुछ ही पलों में अंदर जाता है, चोक कर देता है बॉडी को और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जहर यहाँ आया कैसे? सर, ये खिड़की के पास से कुछ मिला सर। क्या है, देखो जरा। कैमरा लेंस, पर यहाँ पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, तो फिर ये लेंस कहां से आया? लेंस कहां से आया? पता नहीं सर, पापा लेकर आए होंगे। मयूर, आप दोनों के अलावा कोई और भी यहाँ रहता है? जी नहीं, हम दोनों ही रहते हैं। इंदु जी, जब आप दोनों सो रहे थे उस वक्त खिड़कियां बंद थी या खुली हुई थी? हमने इस घर में नया एसी लगवाया है, इसलिए सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए थे। मैडम,
आप दोनों के सिवा घर में कोई नहीं था। घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे। मतलब बाहर से कोई तीसरा आदमी अंदर आ नहीं सकता था। और आपके पति की मौत एक बहुत ही तेज जहर से किया गया है, और वो जहर सिर्फ आपके पति को दिया गया है, आपको नहीं। हा? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने अपने पति को मारा है? मैडम, अपने गुस्से को काबू में रखिए। ये हमारा काम है कि हम इस केस के हर पहलू को देखें। सर, कहीं इस नए एसी का कनेक्शन इस केस से तो नहीं है? हो सकता है उसकी हवा से। नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पति पत्नी दोनों पर उस जहर का असर था। ये जहर रायसन घर में आया कैसे? मिस्टर घनश्याम को ये जहर दिया कैसे गया? बॉस, बॉडी में रेसिन ज्यादा मात्रा में नहीं गया था, इसीलिए बच गया है। ये एंटीडोट लगा दिया है, बच जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, वेरी गुड। निखिल, मयूर को दूसरे कमरे में लेकर जाओ। अच्छा, संभाल के। हाँ, आराम से आराम से। सांके, वो जो लेंस हमें चंद्रा के घर से मिले थे, उसके बारे में कुछ पता चला अब तक? वो तारिका चेक करिए बस। एक ही तरीके से दो खून, घनश्याम और चंद्रा, एक ही तरीके से, और वो भी राइसिन पॉइजन से। राइसिन से। पर सर, इन दोनों विक्टिम्स को राइसिन पाउडर दिया किसने होगा? वही तो, वो तो हम पता लगा ही लेंगे पूर्वी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर। हाँ इशिता। सर, घनश्याम और चंद्रा एक ही कंपनी के लिए काम करते थे, जी गिज्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। मैंने कहा ना, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इस घनश्याम और चंद्रा में। दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते थे, जी गिज्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। हेलो, क्या? ठीक, ओके। सर, कल्याण में एक और मौत हुई है, एक औरत की। मंजू नाम है उसका। कैसे? सर, गला घोटने से, और वो रूम में अकेली थी। मंजू की मौत गला घोटने से हुई, लेकिन वो कमरे में अकेली ही थी। अकेली थी। राइसिन, इस राइसिन पॉइजन की गुत्थी तो अब वहीं पर सुलझेगी, जी गिज्मो स्टोर। यह है माइक्रोपिन कैमरा का एक हिस्सा, और ये वहां पे लेंस नंबर दिख रहा है। जरा जूम करो तारिका, जूम करो इसे। हाँ। अब क्लियर है। एक मिनट, ACT 129098। और एक मिनट, ये देखो सचिन, ये जो तुम्हें व्हाइट डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल राइसिन के क्रिस्टल्स हैं। तो इसका मतलब सर, वो कैमरा उस डिवाइस पे लगाया गया था जिस पे राइसिन लोड किया गया। बिल्कुल। अब ये पता करना है सर कि वो है क्या। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आसानी से खिड़की के अंदर घुस जाती है और ऊंची से ऊंची जगह चली जाती है। एक काम करो, पता करो कि ये कैमरा कौन कौन सी कंपनी बनाती है। ACT 129
098। सर हाँ निकल। सर, ये कैमरास दो कंपनी बनाती है सर। एक बेंगलोर में है सुपरविजन, दूसरी नोएडा में है सेट ब्राइट कंपनी। ओके, एक काम करो, तुम बैंगलोर वाली कंपनी को फोन लगाओ, मैं नोएडा में फोन लगाता हूँ। सर। हेलो, जेड ब्राइट कंपनी? जी बोलिए। जी मैं मुंबई सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। सीआईडी से? जी हाँ, मैं आपके सेल्स ऑफिसर से बात करना चाहता था। सर आप होल्ड कीजिए, मैं आपका कॉल कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, मैं मुंबई सीआईडी से इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। मुझे ये सुपरविजन कंपनी के क्या? अच्छा, ओके, शिफ्ट हो गई। ओके, थैंक यू। सर ये बेंगलोर वाली कंपनी 1 साल पहले बंद हो चुकी है, अब वहाँ पे कोई और कंपनी है। हेलो सर मेरे सीनियर लाइन पे हैं, आप बात कीजिए। जी जी कहिए, मैं मिस्टर राजेश बोल रहा हूँ। मिस्टर राजेश, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ, मुंबई से। जी कहिए। हमें थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। कैसी मदद सर? देखिए राजेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी 129 ACT 129098 इस सीरीज के कैमरा पिछले 2 हफ्तों में मुंबई में कहां भेजे? सर आप प्लीज मुझे अपना फैक्स नंबर दे दीजिए, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको तुरंत फैक्स कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। सर आखिर ये तो बताइए कि बात क्या है? देखिए, कल रात इस शहर में 3 खून हो गए हैं और जिन 3 लोगों का खून हुआ है वो तीनों आपके स्टोर के रिटायर्ड एम्प्लॉय थे। क्या? किन किन का मर्डर हुआ है सर? घनश्याम, चंद्रा और मैडम मंजू। सर मुझे आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। सर जिन 3 लोगों के नाम आप ले रहे हैं वो तीनों ही कल हमारे स्टोर में शॉपिंग के लिए आए थे और कुछ फ्री वाउचर से कुछ शॉपिंग भी की थी। स्पेशल गिफ्ट वाउचर? सर हमारे पुराने सीईओ मिस्टर प्रमोद ने कुछ 6 लोगों को फ्री शॉपिंग वाउचर्स दिए थे, जिनमें से एक उन्होंने खुद भी रखा था और सबने कल शाम को अपनी पसंद के कुछ गैजेट्स खरीदे थे। और बाकी तो? सर मिस्टर गौतम और मिस्टर आशीष। सर पूरे स्टोर में राइसन का नामो निशान भी नहीं है। सर ये कुछ वाउचर्स मिले। इन्हीं फ्री वाउचर्स की बात कर रही थी आप? सर मैं इन्हीं वाउचर्स की बात कर रही थी। ओके। आशीष, गौतम और प्रमोद, इन तीनों की जान खतरे में है। आइए साहब आइए, वो बगीचे में बैठे हैं प्रमोद जी। जरा रुकिए। साहिब उठिए साहिब, वो सीआईडी वाले मिलने आए हैं आपसे। साहिब उठिए साहिब। साहिब 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 को क्या हो गया साहिब? एक मिनट पीछे हटिए। वैसा ही केस है, ये देखो नाक में राइसिन पाउडर। क्या हुआ साहब को सर? एक बात बताओ, कौन आया था इनसे मिलने? कोई नहीं आया था साहब। घर में आने का और कोई रास्ता है? नहीं साहब, बस एक ही रास्ता है साहब, वो जिससे हम लोग आए हैं। और कौन कौन रहता है तुम दोनों के अलावा इस घर में? कोई नहीं साहब, बस हम दो ही रहते हैं साहब। और कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पर? 5-6 साल से साहब। 5-6 साल से? क्या हुआ है साहब? सर ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर प्रमोद ने बाकी 3 खून करके आत्महत्या कर ली हो।
ये वही नया कूलर है जो तुम्हारे सेठ ने लाया था? हाँ साहब, यही है। इसका बॉक्स वगैरह कहाँ है? पैकेजिंग का जो कचरा था वो वहाँ साहब, कचरे के डब्बे में। खोला किसने था? मैंने खोला था साहब। मास्क पहन लो। सर, हो सकता है राइसन इसी पैकेजिंग में यहाँ तक पहुंचा। कभी अगर ऐसे होता तो ये नौकर पहले मरता ना, क्योंकि उसने बॉक्स खोला था। संभल के। सर, यहाँ तो जरा सा भी राइसन नहीं मिला, तो फिर राइसन यहाँ आया कैसे? हाँ सर। सर हम लोग अलीबाग पहुंचने वाले हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के एक्स ऑपरेशन ऑफिसर गौतम के बेटे की एनिवर्सरी पार्टी है वहाँ। हाँ सर, हम वहाँ पहुंचते ही आपको रिपोर्ट कर देंगे। या थैंक यू सर। पार्टी में बहुत लोग होंगे। हाँ सर, अगर राइसन का अटैक होता है तो बहुत बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तीन जगह भेजा है। सर, फैक्स आ गया। मुंबई में 3 जगह कैमरास भेजे गए हैं। तो चलो फिर इन तीनों कंपनियों के मालिक के दर्शन कर लेते हैं। तो मिस्टर आशीष, सर, कहीं हमें आने में देर तो नहीं हो गई? आशीष, मिस्टर आशीष। जी हाँ, मैं आशीष। ग्रेट। आप ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे सुनिए, आप लोग तो बस घुसे जा रहे हैं। आप है कौन आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्यों, सब ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं आशीष जी, कुछ प्रॉब्लम है। क्यों, क्या बात है? आप घनश्याम, चंद्रा, प्रमोद और मंजू को जानते हैं? जी हाँ, ये सब मेरे कलीग्स हैं। हम साथ में काम किया करते थे। लेकिन बात क्या है? बात एक्चुअली इन चारों की मौत हो गई है। क्या मौत? लेकिन कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आशीष जी, क्या कल आपने जी गिज़्मो शोरूम से कोई सामान खरीदा था गिफ्ट वाउचर से? जी हाँ। कहाँ है वो? सोफे के पीछे। वो बॉक्स? जी हाँ। आपने इसे खोला तो नहीं? जी नहीं, वो कंपनी से टेक्नीशियन आने वाला था, बस इसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा कि आपने हाथ नहीं लगाया। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? थोड़ा खतरा है आशीष जी, आपको बाद में बताएंगे, आप पीछे आ जाइए। खतरा? जी पीछे प्लीज। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो जानलेवा पाउडर राइसिन गिफ्ट बॉक्स में नहीं आया तो फिर
लोगों के पास पहुंचा कैसे? सर आप यहाँ? सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर चंद्रा जी के यहाँ जो हमें कैमरास मिले थे जिसपे राइसन के कुछ अंश भी मिले थे, वो सारे कैमरास आशीष जी ने मंगवाए थे सर। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? कौन सा कैमरा? सर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कितने कैमरे मंगवाए थे इन्होंने? 10 कैमरा सर। बकवास कर रहा है सर ये ऑफिसर। मैंने कोई कैमरा नहीं मंगवाया सर। ये ऑफिसर झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा है? अच्छा, और हमारे इस ऑफिसर के झूठ बोलने की वजह? सबूत है हमारे पास। नोएडा की जेड ब्राइट कैमरा कंपनी ने फैक्स भेजा है जिसपे आपका नाम और आपकी कंपनी 24 सिटी का नाम लिखा है। सर बिलीव मी सर, ये कैमरा और कंसाइनमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं सर। मैंने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं। मैं तो जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करता आया हूं सर। सर ट्रस्ट नहीं। तो फिर आपका नाम और नंबर कंसाइनमेंट में कैसे? सर मुझे पता नहीं है सर। तो आप कहना चाहते हैं कि आपने कोई नया कंसाइनमेंट रिसीव नहीं किया है? जी नहीं। अभी पता चल जाएगा कंसाइनमेंट रिसीव किया या नहीं। तलाशी लो। चलिए भाई आइए, केक काटेंगे। प्लीज कम। आओ। अनिल, यही तो हूँ। काटे केक? बिल्कुल बिल्कुल काटिए। यस। अरे रुको भी। सर जितने भी लोग राइसन की वजह से मरे हैं वो राइसन उन तक जी गिज़्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ही पहुंची थी। हाँ दर्शक, मुझे इस बात का डर है कि गौतम जी ने अपने बेटे को देने वाला गिफ्ट कहीं खोल न दिया। राहुल, गौतम जी देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। मामला थोड़ा सीरियस है। क्या हुआ सर? आपने जी गिज़्मो से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा था, हम उसके सिलसिले में आए। जी गिज़्मो? आइए आइए। राहुल क्या कर रहे हो? राहुल मेरी बात सुनो। राहुल, इस तरफ से आवाज आई है। यहाँ से? संगीता, संगीता, सर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए ना सर। क्या हो गया सर इसको? देखा आप लोग जरा बाहर जाइए और हाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना प्लीज प्लीज। चलिए। सब पल्स नहीं है। सर ये देखिए, नाक के पास कुछ व्हाइट पाउडर जैसा है। जरूरी राइसन है। ये क्या है? तो ये चक्कर है।
सर, मुझे अंदर कुछ नहीं मिला। मुझे भी कुछ नहीं मिला सर। सर कैमरास नहीं मिले सर, लेकिन किचन के कोने में ये पड़ा हुआ था सर। सफेद पाउडर? कहीं ये राइसिन तो नहीं? हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। मिस्टर आशीष, ये राइसिन पाउडर आपके यहाँ क्या कर रहा है? ये राइसिन? ये राइसिन क्या है? क्या सर राइसिन? सर अब राइसिन क्या है ये भी नहीं मालूम है। सर ये क्या हो रहा है सर? ये सब मैंने नहीं किया है सर। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। बाकी के कैमरे कहाँ हैं जो आपने खरीदे थे? प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बेकसूर हूँ सर। ये कैमरा, राइसिन, मैं कुछ नहीं जानता सर। आई एम जस्ट इनोसेंट सर। सर इनको कुछ याद नहीं आ रहा है, इनकी याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गई है। अगर आप कहें तो। नहीं, इनको ब्यूरो ले चलते हैं, वहाँ की हवा पानी अच्छी है, वहाँ आपको सब याद आ जाएगा। चलिए सर प्लीज सर, आइए। मैं बेकसूर हूँ सर। सर मुझे सर आप मुझे 100 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब एक ही होगा सर कि ये मैंने नहीं किया है सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर आपके नाम पे वो कैमरास किसने मंगवाए? और वो राइसन वो आपके यहाँ कहाँ से आया? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। कौन फंसा रहा है आपको? कौन फंसाएगा आपको? हाँ? सर मुझे अगर मालूम होता तो मैं पहले ही बता देता था ना आपको। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। 5-5 लोगों का खून करने के बाद ये मासूम बनने का नाटक मत कीजिए, समझे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं सर। मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। सर ये आदमी तो बहुत टेढ़ा लग रहा है, लगता है आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। सचिन, लगता है ये सच बोल रहा है। सर लेकिन सारे सबूत तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबूत तो पैदा भी किए जा सकते हैं सचिन। जरा सोचो, सारे कैमरास अपने नाम पर मंगवाना और फिर राइसिन पॉइजन अपने ही घर में छुपा के रखना। जो आदमी ये सारा प्लान करके इतनी होशियारी से सब कुछ कर रहा है, क्या वो इतनी मामूली सी गलती करेगा? कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर अब पता कैसे लगेगा कि सबके पीछे है कौन? उस डिलीवरी बॉय से पूर्वी, कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय से, उस लड़के से जिसने वो सारे कैमरास आशीष के घर पर पहुंचाए थे, उस डिलीवरी बॉय से। मिल गया सर। डिलीवरी नंबर है MUM 169127128K16। इसकी डिलीवरी हुई थी? यस सर, ये पैकेट जिस दिन हमें मिला था डिलीवरी उसी दिन हुई थी। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। किसने की थी डिलीवरी? डिलीवरी बॉयज पीयूष। पीयूष? जरा बुलाओ उसे। पीयूष जरा बाहर आओ। जी सर, आपने बुलाया? पीयूष, CID वाले तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। CID? मैंने क्या किया? नहीं, घबराओ मत, बस हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। साहब मैं किसी लफड़े में तो नहीं पड़ जाऊंगा ना? तू टेंशन मत ले और साहब को इस डिलीवरी के बारे में बता। देख ध्यान से। डिलीवरी किया ना साहब? किसको की थी? साहब जिसका नाम है उसी को किया ना? सवारा। ये आदमी? साहब रोज इतने लोगों से मिलते हैं, घाई रहता है, पहचानने को कहाँ फुर्सत मिलता है? सर मैंने कहा ना आपसे कि इसने मुझे कोई डिलीवरी नहीं दी है। आप लोग तो मुझे बस फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी 1 मिनट, और देखो कोई जल्दी नहीं, ध्यान से देख के बताओ, यही थे?
लगता तो यही है साहब। झूठ बोल रहा है सर, जबरदस्ती मुझे काम को कुछ कर रहा है। कभी नहीं मुझे डिलीवरी तूने। झूठ बोल रहा है। एक मिनट झूठ बोल रहा है सर। तुमने इन्हें डिलीवरी दी थी तो चालान पे साइन तो लिया होगा ना? हाँ साइन तो लिया ही होगा साहब। तो पर्ची लेकर आ। लाता हूँ साहब, लाता हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है सर। अरे हाँ पीयूष, रुको, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो सीआईडी वाले चालान मांग रहे हैं। हाँ दे दो। पर्ची लेने में इतनी देर क्यों लगा रहा? देखो जरा अंदर जाके। सर सर वो भाग गया। भाग गया? तुम्हें क्या लग रहा था कि बच के निकल जाओगे तुम? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ऐसा मत सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो भाग क्यों रहा था? सर मैं आप लोगों को देख कर डर गया था सर। ठीक है, वो डिलीवरी तुमने किसको दी थी? हाँ? सर मैं बताता हूँ सर। ये है राज इलेक्ट्रॉनिक बग्स का और उनके शिकार करने के तरीके का। अरे अभी तो यही थी, ये लड़की कहां गायब हो गई? यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो। इस तरफ नहीं सर। सर यहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ हूँ मैं। तुम इन सब के पीछे ये तो पता चल चुका है, लेकिन ये सब किया क्यों तुमने? बदला, दूसरों का हक छीनने वालों से बदला। किसका हक? कैसा बदला? मेरे पापा के हक का बदला, उनकी मौत का बदला। पापा की मौत का बदला? उनकी सारी जिंदगी की मेहनत चुरा ली गई। मेरे पापा एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक जीनियस थे। उन्होंने रोबोटिक में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन की जिससे मशीन्स इंटेलिजेंटली काम कर सकें। लेकिन आशीष ने मेरे पापा के रिसर्च के पेपर्स और सारे डिजाइन चोरी कर लिए और फिर उन्हें अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया और बाद में वॉशिंग मशीन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे उनको फिट करवा के नाम, पैसा और इज्जत कमाने लगा। तुम्हारी दुश्मनी मिस्टर आशीष से थी, तो बाकी सबको तुमने क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सब एक ही गैंग के मेंबर हैं। इन सब ने मिलके मेरे पापा को कंपनी से निकलवाया, खुद तो बहुत पैसा कमाया और मेरे पापा वो तो बेरोजगार हो गए, नौकरी चली गई उनकी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए और फिर उनकी मौत हो गई। मैंने पहले तो मिस्टर प्रमोद की सिग्नेचर्स की प्रैक्टिस की और फिर मैंने फ्री वाउचर्स पे उनके साइन किए।
और फिर मैंने उन 6 लोगों के सामान में बग डाल दी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने जो कुछ किया वो भी गलत है। तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं गौतम और आशीष को उनके पापा की सजा न दिलवा दूं, तब तक मैं कानून तो क्या, अपने आप को किसी के हवाले नहीं करने वाली। आप लोग घबराइए मत, मैंने आप सबके मनोरंजन का भी बहुत खास इंतजाम किया है। देखना नहीं चाहेंगे? बस स्किन से टच नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, देखो कोई पासवर्ड वगैरह, कोई गैजेट। सर इससे गैजेट्स बंद नहीं हो रहे हैं। सर गोली मार देता हूँ। नहीं, गोली मत चलाना। ये फटेगा तो राइसन पाउडर उड़ेगा और खतरा हो सकता है। इन कीड़े मकोड़ों के लिए इतने बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, इनका इलाज है मेरे पास। जुर्म का रास्ता हमेशा जेल की कोठरी में खत्म होता है रश्मि। अच्छा दिमाग पाया था तुमने भी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए, लेकिन इस्तेमाल बदले के लिए किया। अगर इनका इस्तेमाल किसी अच्छे काम में लगाती तो अपने पिता का नाम रोशन करती और जेल भी नहीं जाना पड़ता। पेशेंट को चेक करना है। जी सर। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। ये सब वो कैसे? समझ में नहीं आ रहा सर, देखते ही देखते पेशेंट को कैसे आग लग गई। प्लीज हटिए आप लोग। अंश, सर, मिस्टर अंश की वाइफ और बेटा। अंश को आग कैसे? देखिए, थोड़े वक्त के लिए आप लोग बाहर कॉरिडोर में इंतजार कीजिए। पंकज प्लीज चल। बाबा आइए। अंश जी यहाँ कौन सी बीमारी का इलाज कराने के लिए एडमिट हुए थे? अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर साहब के इस कमरे में आने से पहले कोई और भी आया था इस कमरे में? हाँ सर, 2 लोग आए हुए थे। एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। ये अंश कुमार, इस अंश कुमार की कुंडली निकालनी होगी। जहां तक मुझे याद आता है कि बहुत सारे काले कारनामों में शामिल था। आपको क्या लगता है आग किस वजह से लगी? मेरी बात छोड़ो सचिन, तुम बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है भाई? सरों साहब, अगर हमें पता होता तो हम आपको क्यों बुलाते? देखा तारिका, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। अरे प्रद्युम्न तो कहता था तुम लोग सुपर टॉप है। सर हम तो सिर्फ तहकीकात कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस साइंस के मास्टर तो आप ही हैं ना। तो ठीक है, अंदाजा क्या लगाते हो वो अंदाजा ही बता दो यार। सर हमें ऐसा लगता है कि ये चिंगारी लगाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई वस्तु, कोई चीज है। हो सकता है, देखते हैं।
ये बात है। क्या बात है सर? अंश की इस चमड़ी के टुकड़े पर मुझे 2 किस्म के केमिकल मिले। एक का नाम कोजू और दूसरे का चिलिंगफी। कोजू और चिलिंगफी? ये केमिकल के नाम या कोई चाइनीज रेस्टोरेंट के? पंकज, मजाक में। और ये दोनों केमिकल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक तीसरा केमिकल बनता है जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है अगर उसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इस कमरे का दरवाजा खोला, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। इसका मतलब अंश की बॉडी पे ये केमिकल हॉस्पिटल के किसी अंदर वाले ने लगाया है। अंदर वाले ने। देखिए, आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं। हम भला अपने मरीज की जान क्यों लेंगे? डॉक्टर साहब, हम भी यही जानना चाहते हैं कि आपने किसके कहने पे वो केमिकल अंश की बॉडी पे लगाया। देखिए, मैंने मिस्टर अंश को छुआ तक नहीं। मैं तो एक एक दवाइयां उनके बॉडीगार्ड के सामने देता था। अगर आपने नहीं छुआ तो किसने किया है? किसने स्पंज बाथ दिया उसे? देखिए, मिस्टर अंश यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए आए थे, तो स्पंज बाथ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कह रहा हूं ना कि हम में से किसी ने भी उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर सालुंके गलत कह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैंने या मेरे किसी भी स्टाफ ने उनकी बॉडी के ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया है। 2 लोग आए हुए थे, एक कमरे की साफ सफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदलने वाली। माय गॉड, कहीं वो केमिकल उस चादर पे तो नहीं लगा हुआ था जो अंश के कमरे में बिछी हुई थी? डॉक्टर साहब, ये सारी बेडशीट कहां रखी जाती? देखिए सर, यहाँ पर सारे रूम नंबर्स लिखे हुए हैं और उस कमरे के रूम के अनुसार वहाँ की बेडशीट और बाकी का सामान रखा हुआ है। सर, ये अंश के रूम का लॉकर है। बाहर जा, पुलिस पकड़े। फायर सर, जल्दी। फास्ट। अभी लगता है थोड़ा केमिकल रह गया था इसमें। सही कह रहे हो सचिन, अब तो इस लॉकर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे रहिए। सर, प्लीज संभाल के। सर, ये क्या? आपकी बार तो आग ही नहीं लगी। क्या बोल रहे? आग सिर्फ इसमें लगी। ये देखो, सिर्फ ये बैग जला है, बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। देखो सर, इसका मतलब केमिकल इस बैग में होगा और बेडशीट इसी बैग में लाई होगी। हाँ पंकज, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर साहब, ये वही लेडी है ना जिन्होंने अंश के कमरे में वो चादर बिछाई थी? जी सर, शीला। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं इन केमिकल्स के बारे में जानती तक नहीं हूँ। ज्यादा भोली मत बनो। अंश के कमरे की चादर तुमने ही बदली थी ना? बदली थी, मगर क्या? एक औरत ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे और कहा था अंश साहब के कमरे में ये चादर बदल देना। उसने आपको पैसे दिए और आपने पैसे ले लिए? एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है? मुझे क्या पता था साहब, कोई ऐसे तरीके निकालेगा किसी का खून करने के लिए। उसका चेहरा पहचानती हो? स्केच बनवा सकती हो उसका? नहीं, उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। चेहरा ढका था, लेकिन कुछ तो याद होगा, कुछ तो देखा होगा। हाँ,
उसके दाहिने हाथ पर एक काला सा निशान था, यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर। अंश को फूड पॉइजनिंग हुई उसके घर पे, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और कमाल की बात है कि हॉस्पिटल में आने के बाद वो जल के मर गया। कुछ तो गड़बड़ है। सर, इस घर पे तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और इतने सारे बॉडीगार्ड्स। लगता है अंश जानते थे कि उनकी जान को खतरा है। राइट श्रेया, कोई ना कोई बात तो जरूर थी, वरना इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कोई मामूली इंसान नहीं रखता। किससे मिलना है आपको? सीआईडी? अब अंदर जा सकते हैं? थैंक यू। सर, ये घर तो बड़ा आलीशान है। अंश बहुत पैसे वाला रहा होगा। जितना बड़ा आदमी उसके उतने ज्यादा दुश्मन। नमस्कार। नमस्ते। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी पूछिए। जिस रात अंश जी की तबीयत खराब हुई, उस रात उनका खाना किसने बनाया था? साहब, खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सिर्फ अंश की तबीयत क्यों खराब हो और किसी की क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं। अब मालूम नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। कोई तो था जो चाहता था कि अंश हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि वहां वो खूनी बड़ी आसानी से उस जुर्म को अंजाम दे सके। एनीवेज, हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट चाहिए थी। जी। गोपी पिछले 5 साल से उनका खाना बना रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो और कौन कर सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? शायद गगन। गगन? अच्छा, ये गगन कौन है? पापा का बिजनेस मैनेजर था। अभी कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। पार्टी में गगन भी आया था? हाँ, मगर बिन बुलाए। हाँ साहब, गगन हो सकता है। उस दिन पार्टी में मैंने उसको तो अंश गगन पे चिल्ला रहे थे? हाँ साहब, पर म्यूजिक की आवाज बहुत तेज थी। मैं समझ नहीं पाया कि साहब गगन को क्यों डांट रहे थे। मगर अंश ने गगन को नौकरी से क्यों निकाला था? पता नहीं, मगर जरूर कोई बड़ी बात रही होगी जो उन्होंने अपने 10 साल पुराने एम्प्लॉय को एक ही झटके में काम से बाहर निकाल दिया। गगन को नौकरी से क्यों निकाल दिया था, इसका जवाब ढूंढना होगा। क्या अंशी की मौत हो गई है? जी हाँ, और हमें शक है कि उनकी मौत में आपके पति गगन का हाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप? गगन अपनी जान दे सकते हैं, पर वो किसी की जान लेने की कभी सोच भी नहीं सकते। सोचा नहीं, बल्कि कर दिया। बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ गगन ने अंश को हॉस्पिटल में ही जला दिया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गगन ऐसे नहीं है। वो ऐसा नहीं है तो कैसा है, वो तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। वो कब तक वापस लौटेंगे? मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाई है। कल से वो गायब है। बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन मुजरिम अक्सर खून करके ऐसे ही फरार हो जाते हैं। बार बार उनको मुजरिम कह करके उनका अपमान मत करिए। अगर उनको जुर्म करना ही होता तो वो अंश जी की बात मान करके अंकित को मार ना देते। एक मिनट, क्या कहा आपने? अंश जी ने गगन को अपने बेटे अंकित का खून करने का काम सौंपा था, पर गगन ने साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से उन्होंने गगन को नौकरी से निकाल दिया। ओह, तो इस वजह से गगन को नौकरी से निकाल दिया गया। पर कोई बाप अपने बेटे को मरवाना क्यों चाहेगा? सर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज कह दीजिए झूठ है। मेरे पापा मुझे मारने की प्लानिंग कभी कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं ये बात आप लोगों के लिए काफी धक्का पहुंचाने वाली है। गगन की पत्नी झूठ बोल रही है। अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है वो। अंश जैसा पिता अपने इकलौते बेटे को मारने की कैसे सोच सकता है? किसका फोन है अंकित? चाहो तो बात कर लो। नहीं सर,
इम्पोर्टेंट फोन नहीं है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलने के लिए परेशान कर रहा है और फिलहाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। सर, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हो तो क्या हम जा सकते हैं? अब हमें अंश की शोक सभा की तैयारी करनी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। इशिता। यस सर। सर, जब अंकित का फोन बज रहा था तब उसका रवैया कुछ अजीब सा नहीं हुआ? लग तो रहा था कुछ छुपा रहा है। नजर रखो इस पे। सर, हम लोग क्या रात भर यहीं खड़े रह के पहरा देंगे? रात बहुत काम की चीज होती है पंकज। जो काम दिन के खुले उजाले में नहीं किए जा सकते ना, वो रात के साए में हो जाते हैं। सर, अंकित आ रहा है। आ नहीं रहा श्रेया, हमें ले जा रहा है अगले सुराग तक। Let's go. सर, ये इतनी रात को यहाँ ढाबे पे खाना खाने को आया है? नहीं पंकज, खाना खाने नहीं आया ये यहाँ ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जिसे ये दिन के उजाले में नहीं मिल सकता। सर, मैंने तो सोचा ये लड़का होगा, ये तो लड़की निकली। अरे आप लोग और यहाँ? हाँ, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पापा के खूनी को ढूंढने की। वैसे ये कौन है? ये स्वाति, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो तो हमने देख ही लिया है। देखिए आप लोग प्लीज मेरी मम्मा से मत कहिएगा कि मैं इससे यहाँ मिला हूँ। क्यों? वो आंटी मुझे इतना पसंद नहीं करती। क्यों पसंद नहीं करती? मालूम नहीं, पर नहीं करती। और उनके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, नहीं बताएंगे। सब बचपन से ही मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होने में बड़ा डर लगता था। कभी सोचा नहीं था कि सीआईडी का काम मुझे एक बार फिर यहीं ले आएगा। काफी शरारती बच्चे थे तुम, इसलिए प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर खड़े कर दिए जाते थे। बस यूं ही कभी कभी टीचर पनिश कर देते थे। आइए, आपको प्रिंसिपल साहब ने अंदर बुलाया। हेलो। हेलो, सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दैट्स ओके। हम यहाँ अंकित कुमार नाम के एक स्टूडेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आए हैं। अंकित कुमार? तो वो तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है इस कॉलेज का। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, डिबेट, ड्रामा, हर चीज में वो नंबर 1 रहता है। अच्छा, कितना होनहार है वो। हाँ, बल्कि इस बार कॉलेज का स्टूडेंट ऑफ ईयर अवार्ड भी तो उसे ही मिला है। ये देखिए, ये नहीं उसकी फोटो। इसमें अंकित कुमार कहाँ है? यही तो है। ये नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोग अंश कुमार के बेटे अंकित कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, यही तो है, अंश कुमार और रिद्धिमा का बेटा। सर,
सर, अगर ये असली अंकित है तो फिर वो कौन है? जो कोई भी है उसके इरादे ठीक नहीं है, और रिद्धिमा जी ने हमें उसके बारे में बताया क्यों नहीं? रिद्धिमा जी कहाँ हैं? मैडम अपने कमरे में हैं। आइए। मैडम सीआईडी वाले आए हुए हैं। मैडम। रिद्धिमा जी। सर, कमरे में तो कोई नहीं है। रिद्धिमा जी। सर, यहाँ भी कोई नहीं है। सर ये देखिए, सर यहाँ पे खून भी लगा हुआ है। शायद रिद्धिमा जी का किडनैप हो गया है। इन टुकड़ों को देख के तो यही लगता है कि उनकी किडनैपर के साथ हाथापाई हुई होगी। अंकित कहाँ है? बुलाओ उसे। अंकित बाबा तो आज सुबह घर से बाहर चले गए हैं। निखिल, अंकित को फोन लगाओ। इस कमरे में इतना कुछ हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। फायदा क्या घर में इतनी सिक्योरिटी का? अच्छा ये बताओ कि खिड़की के पीछे की तरफ भी कैमरा लगा है ना? जी सर। मुझे उसकी फुटेज देखनी है। सॉरी सर, लगता है कैमरा 2 घंटे से बंद है। मतलब जरूर तुम में से ही किसी का काम है ये, जिसने गुनाह करने से पहले कैमरा बंद कर दिया। सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? कोई बाहर वाला यहाँ आके कैमरा बंद नहीं कर सकता। ये किसी अंदर वाले का काम है, समझे तुम? यस सर, अंकित का फोन बंद आ रहा है। कहीं सबके पीछे अंकित का हाथ तो नहीं है? तो तुम हो राज, अंश और रिद्धिमा जी के असली बेटे। जी सर, मुझे तब तक यकीन नहीं कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। रब्बी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया तक नहीं। लेकिन रिद्धिमा जी ने ये बात छुपाई क्यों तुमसे? उसी वजह से जिस कारण से उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा और अंकित को अपना बेटा बना लिया। लेकिन ऐसी भी क्या वजह थी जिसने एक माँ बाप को अपने बेटे से दूर कर दिया? सर, आप तो सीआईडी वाले, आपसे तो कुछ बात छिप नहीं सकती। अपने खानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पापा ने कुछ गैर कानूनी काम किए हैं। जी हाँ, जैसे रिश्वत देना, करप्शन को बढ़ावा देना, गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाना और कभी कभी गैंगस्टर्स की मदद करना। सर, मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे पापा इस देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सके और वो बहुत ही अच्छे पिता थे। इन गैंगस्टर से बचाने के लिए उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा। तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया और गोद ले लिया अंकित को, ताकि कभी कोई तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाता तो निशाने पे अंकित होता, तुम नहीं। एग्जैक्टली। और जब ये बात अंकित को पता चली, उसका रवैया कुछ उखड़ सा गया। उसने मम्मी पापा की इज्जत करना बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों से तो वो पापा को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं मिला तो वो ये राज पूरी दुनिया को बता देगा। सर हो सकता है शायद इसी वजह से अंश ने अंकित को मारने के लिए गगन से कहा। हाँ सर, हो सकता है कि गगन की वाइफ सच कह रही हो। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रिद्धिमा जी की किडनैपिंग में उनके गोद लिए बेटे अंकित का ही हाथ हो। सर, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए। मैं पहले ही अपने पापा को खो चुका हूं।
मम्मी को नहीं खोना चाहता। घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे मेरी दिमाजी को। अंकित के पोस्टर पूरे शहर में लग चुके हैं, कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। हेलो, कहाँ? चिंचोली क्रॉसिंग? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो सर, गुमनाम कॉल आया, कह रहा था कि चिंचोली क्रॉसिंग पे मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? फिर तो मिलना पड़ेगा। क्या बताना चाहते थे? सर मैंने आपको फोन इसलिए किया था क्योंकि जिस आदमी का आपने पोस्टर लगाया है उसे मैंने कहीं देखा है सर। तुमने पक्का ध्यान से देखा ना? वो अंकित ही है। हाँ सर, वो अंकित ही था। कहाँ देखा है उसे? सर अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कहीं मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं सर। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बताओ तुमने कहाँ देखा था अंकित को? सर मैंने उसे हसनपुरा की चौल में देखा था सर। हसनपुरा चौल? इधर रहता है, इधर। हाँ। आपने इसे कहीं देखा है? हाँ, उस तरफ रहता है। थैंक यू। सर पता चल गया, अंकित उस घर में आता जाता था। सर 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 सर, बहुत मुश्किल हुई सर, लेकिन मैंने पता कर लिया है, अंकित इसी घर में आता जाता था, ये घर में। पंकज, हम सबको पता है। आओ। आप लोग? हाँ, हम लोग। सर यहाँ? हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी, तो सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। क्या मजाक करते हैं साहब? सीआईडी को कब से बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी? जब से तुम जैसे बॉडीगार्ड गुनाह करने लग गए। जिस परिवार ने तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, तुम उसे ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं साहब आप? अंकित क्यों आता था यहाँ? अंकित बाबा यहाँ नहीं आए। हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सीआईडी से ना कोई बच सका है और ना बच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं सब सच सच बता दो। हम जान चुके हैं कि अंकित अंशी का बेटा नहीं है। बताओ क्या सच है? बोलो क्या सच है? बताता हूँ। दरअसल में अंकित का असली बाप मैं हूँ। तुम? हाँ, अंश साहब मेरे बेटे को गोद लेना चाहते थे और मैं भी अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें मना नहीं कर सका। मगर तुम्हारे अंकित ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पहले अंश को मार डाला, फिर रिद्धिमा को किडनैप कर लिया। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसा है तो हम अंकित को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अब हमें साफ साफ बताओ ये अंकित हमें मिलेगा कहाँ? अंकित अपने दोस्त स्वाति के साथ है, ग्रीन सी लॉज में। ग्रीन सी लॉज? सर ये अंकित की गाड़ी है, अंदर चल के चेक करते हैं।
सीआईडी, उस सफेद गाड़ी में जो आए हैं वो कौन से कमरे में ठहरे हुए? रूम नंबर 113। थैंक यू। आओ। कौन है? मैडम, हम रूम सर्विस से हैं। जरा खोलिए ना, चॉकलेट केक लाए हैं आपके लिए। मगर हमने तो केक नहीं मंगवाया। मैडम, वो क्या है ना, हमारे होटल का 5वीं सालगिरह है, इसीलिए हम सबको चॉकलेट केक खिला रहे हैं। आप भी खाइए ना प्लीज। सीआईडी? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तुम वही हॉस्पिटल वाली लड़की हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सीआईडी की आदत नहीं है मुजरिमों को जाने देने की। हाँ, मैंने ही पैसे दिए थे उस लड़की को ताकि वो केमिकल वाली बेडशीट अंश के बेड पे बिछा सके। किसके कहने पे किया था तुमने ये? अंकित के। कहाँ मिलेगा ये अंकित? पता नहीं। अच्छा, तो ये तो पता होगा ना कि रिधिमा को कहाँ छिपा के रखा है? नहीं पता। ये पता नहीं, वो पता नहीं, तुम्हें पता क्या है स्वाति? गगन कहाँ है ये पता है मुझे। I see। तो और क्या क्या पता है तुम्हें? कैसे हुआ ये? मैं जानबूझ के नहीं मारा सर, मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था। ये गगन सही कह रहा है, अगर हमने अपने बचाव के लिए इसे नहीं मारा होता तो ये हम दोनों को मार देता। हम समझ सकते हैं। श्रेया, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। आप लोग जाइए प्लीज इनके साथ में। चलिए। मम्मी, 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 आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मम्मी? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मुझे मार दिया? क्यों मुझे मार दिया? बोलिए मम्मी, जवाब दीजिए। बोलिए मम्मी, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों हमने बेटे को मार दी? क्यों हमने बेटे को मार दिया? जवाब दीजिए मम्मी, जवाब दीजिए मम्मी। बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे मारा? क्यों मुझे मारा? क्यों मुझे मारा? क्यों क्यों?
हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते रिधिमा जी। ये सब तो सीआईडी का प्लान होता है, गुनहगार से उसका जुर्म कबूल कराने का। अंकित तो कभी मरा ही नहीं था। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैं धोखा तो तुमने दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है। राज, तुम्हारे पापा तुम्हें अपने गैर कानूनी बिजनेस में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा गुनाहों के इस साए से दूर रखना चाहा। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम भी पापा की तरह इस तरह गुनाहों के दलदल में धंसी हुई हो। और इसीलिए इन्होंने पापा को मारने के लिए मेरी मदद ली थी और प्रॉपर्टी में 25% शेयर देने का वादा भी किया था। इस प्लान में तुम दोनों मिले हुए हो, इसके बारे में तुम्हारी दोस्त स्वाति ने हमें पहले ही बता दिया था। उस पार्टी के दिन ओह माय गॉड, कितना ऑयली खाना लेकर जा रहे हो साहब के लिए? डॉक्टर ने परहेज के लिए कहा है ना। जाओ सैंडविच और जूस लेकर आओ, जाओ। मगर साहब ने? साहब तुम्हारे बॉस हैं, बट साहब की बॉस मैं हूँ। जाओ। जी मैम। गुड, तुम जाओ, मैं साहब को खाना खिला दूंगी। जी मैम। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे। खुद गुनाह किया और मुझे फंसा दिया। तो और क्या करती? तुम्हें पता चल गया था कि अंकित अंश को मारना चाहता है, इसीलिए मैंने आखिरी वक्त पर सारी बाजी पलट दी। और उस पलटी बाजी में मेरी भी बलि चढ़ा दी थी। मुझे पता चला कि गगन को तो पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। उसे तो यही नहीं पता कि अंश की मौत में मेरा हाथ है, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अंकित पर डाल दिया। राज, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया बेटा। गुनाहों पे ममता की चादर ओढ़ देने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे मैडम। आप दोनों का फैसला अदालत करेगी, या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।